हेलो दोस्तों, पैरेलल एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन और प्रोनाउन वाली क्लास में हमने पढ़ा था। पहला था हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट पर्सन था तो उसमें थे आई और वी। सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ऐसे करके हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ लिए थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा था जो इट था, उसके प्रयोग हम पढ़ रहे थे। इट के प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम शुरू से देखते हैं। सबसे पहला है, इट का प्रयोग होता है बेजान वस्तुओं में। जैसे मैंने लिखा, इट इज़ ए बुक, यानी इसका मतलब हुआ यह, बुक का मतलब किताब। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हुआ कि यह एक किताब है। तो इट का प्रयोग यहाँ पे इसलिए हुआ है कि जो बुक है वो एक निर्जीव वस्तु है। क्या है? निर्जीव। ऐसे पहचान के हम इट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास जानवरों के लिए, यानी जैसे मैंने लिखा, द horse fell down and broke its leg, यानी जो घोड़ा था वो गिर गया। ठीक है, और कहाँ पे गिरा? नीचे, डाउन यानी नीचे, ब्रोक यानी तुड़वाना या तुड़वा ली। ब्रोक जो सेकंड फॉर्म है, इट्स यानी इसकी, लेग का मतलब टांग। तो यहाँ जानवरों के लिए मैंने लिखा है कि जो घोड़ा है वो नीचे गिर गया और उसने अपनी टांग जो है वो तुड़वा ली। तो ये है, जो घोड़ा है एक जानवर है और इसने क्या किया, यहाँ पे जो इट्स है ये इसका खुद का इसने सर्वनाम लिया है। तो ये क्योंकि जानवर है, ये रूल हमने पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे इट्स का यूज़ होगा। अब दूसरा है हमारे पास कि जब हमें पता नहीं हो कि ये मेल है या फीमेल है। अब इस सेंटेंस में भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये घोड़ा है या ये घोड़ी है, तो इसलिए हम यहाँ पे इट्स का यूज़ करके
ये जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर है इन दोनों के प्रयोग से बचते हैं। ठीक है। तीसरा है हमारे पास चाइल्ड। चाइल्ड यानी बच्चों के लिए। अब बच्चों में हमें ये नहीं पता हो कि वो मेल या फीमेल पता ना हो, तो हम वहाँ पर जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल है द बेबी हैज़ torn its clothes, यानी बेबी यानी बच्चा, और उसने torn यानी फाड़ लिए, इट्स यानी इसके, क्लोथ्स यानी कपड़े। तो बच्चे ने अपने कपड़े फाड़ लिए। यहाँ पे जो इट्स है इस बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल, तो इसलिए हम यहाँ पे इट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब चौथा है किसी पहले किए गए कथन के सर्वनाम के रूप में। अब ये क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि मैंने लिखा यू आर 18 years old। अब ये एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है। और इसके बाद मैंने लिखा आई न्यू इट। ठीक है। तो यहाँ पे न्यू की जगह मैं लिख देता हूँ नो। आई नो यानी जानता हूँ, नो यानी जानना, इट यानी इसे। अब ये लिखा है कि यू आर 18 years old यानी आप 18 वर्ष के हो, और यह क्या मैं जानता हूँ। तो ये इट है, ये पूरे इस सेंटेंस के लिए आया है। ये जो सेंटेंस है यू आर 18 years old, ये हमने पहले कथन कह दिया है और इसके बारे में हम दोबारा बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसका सर्वनाम क्या बनेगा, इट। ठीक है। अब पांचवा है हमारे पास टू बी क्रिया के पहले अस्थायी व क्षणिक प्रोविजनल एंड टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो टू और बी ये दोनों क्रियाएं हैं, इन दोनों से पहले हम एक अस्थायी हमें कर्ता चाहिए, क्योंकि हमारे पास कर्ता है नहीं, उस सेंटेंस में हम कर्ता लिख ही नहीं सकते, तो हम वहाँ पे अस्थायी कर्ता के तौर पर हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, इट इज़ ईजी टू स्लीप। अब इसका मतलब हुआ ईजी यानी आसान, स्लीप यानी सोना, यानी अब हमने इसका मतलब है कि सोना आसान है, तो यहाँ पे कोई
सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, और हमारे पास कोई भी सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट होना अधिकतर सेंटेंस में ज़रूरी है, कुछ सेंटेंस को छोड़कर जिसमें लेट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थायी कर्ता के तौर पर हमने इट लिया है। इसके बाद में है छठवा है कि बाद में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम पर बल देने के लिए इसका क्या मतलब है कि हम कोई संज्ञा है या कोई सर्वनाम है और उसके बारे में हम कुछ अलग से उसको दिखाना चाहते हैं, यानी उस पर बल देना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। जैसे इट इज़ यू हु इज स्ट्रोंग। अब इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि यू आर स्ट्रोंग। ठीक है, यानी आप स्ट्रोंग यानी मजबूत हो, और इसमें क्या लिखा है कि इट इज़ यू हु इज स्ट्रोंग, यानी यह तुम हो जो स्ट्रोंग यानी मजबूत है। अब इन दोनों सेंटेंस में यहाँ पर ये सीधा सेंटेंस ले लिया गया है और इसमें इस यू पर बल देकर इसको थोड़ा एनहांस कर दिया गया है। तो ये यू का जो रिप्रेजेंट करने वाला होगा वो होगा इट। ठीक है, अब सातवां है हमारे पास व्यक्ति से संबंधित ही ना हो। ठीक है, क्या? जैसे इम्पर्सनल वर्ब, यानी भाववाचक, ऐसी क्रियाएं जो कोई भाव देती हैं उनको भाववाचक क्रियाएं कहते हैं। भाववाचक क्रिया के अनिश्चित कर्ता के रूप में, जब हमें पता ही ना हो कि कर्ता कौन है, काम वो हो रहा है पर हमें पता नहीं कि कर्ता कौन है, कर्ता के रूप में। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। इट रेन्स, यानी वर्षा होती। अब इसमें कर्ता का कोई सेंटेंस में कर्ता का कोई मतलब नहीं है, पर हमें सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता की आवश्यकता होगी, इसलिए हम इट लगाकर उसका जो कर्ता का मतलब है वो पूरा करेंगे। एक दूसरा है हमारे पास इट स्नोज, यानी बर्फ़ गिरती है। अब ये दोनों क्रियाएं हैं, ये हैं इम्पर्सनल वर्ब, और जो ये कर्ता है ये क्या है, इसको बोलेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर जाकर ये इम्पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है, ये एक विशेष केस है। अब जो आठवां है मौसम या फिर समय के बारे में बताया गया हो।
जैसे एग्जाम्पल है, इट इज़ 8 o'clock, यानी 8 बजे हैं। ये हो गया समय के बारे में। अब मैं लिखता हूँ इट इज़ समर, यानी गर्मी का मौसम है। ठीक है, तो अब इसमें मौसम या समय के बारे में कुछ भी बताया गया हो तो हम ये इट का प्रयोग करके सेंटेंस पूरा करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे इट के प्रयोग, कहाँ कहाँ होता है वो सब हमने देख लिए। अब हम आगे देखते हैं। हम कुछ लिखते हैं नोट कि किसी संज्ञा के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो संज्ञा इसका वचन, लिंग और पुरुष भी उसी संज्ञा का हो। अब एक कहना क्या चाह रहा है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि विजय इज थीफ। आगे लिखूँगा मैं, ही स्टोल माई बैग। अब विजय है, ये संज्ञा है और ये थीफ का मतलब चोर है। तो विजय का जो कार्य है वो बताया गया है कि विजय चोर है, और ही यानी वह, स्टोल यानी चुराया, माई यानी मेरा बैग। तो अब ये विजय के ऊपर ही जो प्रोनाउन है वो आ रहा है। अब यहाँ पे मैं ना तो शी लिख सकता हूँ, ना इट, ना दे, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है, जो सारी संज्ञा है, तो वो है एक वचन, पुल्लिंग और ये है अन्य पुरुष। तो यहाँ पे जो इसका प्रोनाउन होगा वो भी होगा एक वचन, पुल्लिंग और कौन सा पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे। करीना इज माई फ्रेंड, शी इज वेरी क्लेवर। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि करीना मेरी दोस्त है, शी यानी वह, वेरी यानी बहुत, क्लेवर यानी चालाक या चतुर। ठीक है, अब ये करीना है, इसका वचन है एक वचन, और इसका जो लिंग है वो है स्त्रीलिंग, और इसका जो
पुरुष है वो है अन्य पुरुष। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा शी। ठीक है। एक और नोट है कि जब कोई सर्वनाम समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन के स्थान पर आए तो वह न्यूटर जेंडर में आएगा। यदि समूहवाचक संज्ञा संबंध की बोधक हो। इसका एग्जाम्पल मैं दे के समझा रहा हूँ कि द आर्मी had to suffer terrible privation in its march। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आर्मी है, यानी आर्मी का मतलब हुआ एक सेना की टुकड़ी, हैड टू सफ़र यानी सहना पड़ा, सफ़र यानी सहना, टेरिबल यानी भयानक, प्रिवेशन यानी अभाव, इन इट्स मार्च यानी मार्च का मतलब आप समझते होंगे, मार्च करना। ठीक है। इसके आगे है कि जब संज्ञा पूरे समूह के व्यक्तियों का पृथक बोध कराए तो बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग होगा। ये कहना क्या चाह रहा है उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। द jury were divided in their decisions। ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो जूरी है, जूरी का मतलब होगा कि जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनका समूह किसी बड़े केस की सुनवाई के लिए कई जजों का जो समूह होता है वो उसकी सुनवाई करता है। पर इसमें जो सेंटेंस में कहा गया है कि जो जूरी थी वो डिवाइडेड थी यानी बटी हुई थी, इन देयर यानी उनके डिसीजंस यानी फैसले को लेकर।
ठीक है। अब जूरी है, उसमें जो जजों का समूह है वो पृथक परक आदमियों का बोध करा रहा है। ठीक है, जैसे 5 जने हैं तो पांचों का अलग अलग बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर देर का यूज करके इन सभी को बहुवचन बना दिया गया है। ठीक है, इसके आगे एक और है कि 2 नाउन एंड से जुड़े हों तो बहुवचन आता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका हरी एंड श्याम वर्क हार्ड। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, यानी हरी और श्याम है वो जो दोनों जो काम करते हैं वो थोड़ा मेहनत भरा करते हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं। अब इसके आगे जब हम इसका इन दोनों का मिलाकर सर्वनाम बनाएंगे तो दे लिखेंगे, दे विल सक्सीड इन देयर वर्क। यानी हरी और श्याम दोनों बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए वो दे यानी वे, यहाँ पे बहुवचन आएगा क्योंकि नाउन में एंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एंड जुड़ा हुआ है इसलिए दे आएगा। और विल सक्सीड इन देयर, अब यहाँ पे फिर एक सर्वनाम आ गया है तो यानी उनके, तो इन पे भी आएगा बहुवचन। ठीक है, अब आगे है कि 2 एक वचन संज्ञा एंड से जुड़े, यहाँ ऊपर भी एंड से जुड़ी थी और वो दोनों एक वचन थी, पर यहाँ स्पेशल केस है, वह दोनों संज्ञाओं से पहले ईच हो या एवरी हो तो एक वचन। अब इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ईच सोल्जर शुड respect their duty। यहाँ पे मैंने गलती से क्या लिखा है, देयर, तो यहाँ पे क्या आएगा कट के, हिज ऑब्लिक हर। अब इन दोनों से बचने के लिए हम लिखेंगे इट्स। ठीक है, पर हम ज़्यादातर इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आगे है 2 या अधिक सिंगुलर ईदर और या नीदर नोर से जोड़े जाते हों तो सर्वनाम एक वचन है। इसका एग्जाम्पल है नीदर
हरी, नोर, मोहन, हैज़ कम टू हिज क्लास। अब यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस जो है, ये दोनों वाक्य हैं, ये शब्द हैं, इन दोनों से पहले ये दोनों बहुवचन हैं, परंतु यहाँ पे नीदर और नोर आया है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग जो होगा वो एक वचन में होगा। ठीक है। इसके बाद में है जब एक बहुवचन संज्ञा व एक एकवचन संज्ञा और अथवा नोर से जुड़ी हो तो सर्वनाम बहुवचन में होगा। एग्जाम्पल है इसका ईदर द डॉग और हिज, या फिर इसका आएगा इट्स पपीज यानी पिल्ले, हैड देयर मील। इसमें जो डॉग है और उसके पपीज़ हैं यानी पिल्ले हैं, तो उन दोनों के बारे में बताया गया है और उन दोनों को और से जोड़ दिया गया है, इधर और से। तो हमने पढ़ा है कि एक तो बहुवचन संज्ञा जो कि ये पिल्ले हैं, और एक है एकवचन संज्ञा जो कि डॉग है। तो उन्होंने जो मील किया है, तो इनसे पहले जो सर्वनाम आएगा या प्रोनाउन आएगा वो आएगा बहुवचन। ये इन सभी को, सभी संज्ञाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है देयर। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, और उसमें फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, सेकंड होता है यू, और थर्ड होता है ही शी इट दे। इट का प्रयोग कब करते हैं? बेजान वस्तुओं में। इट इज़ ए बुक यानी यह एक किताब है। किताब एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए इससे पहले इट का यूज़ हो रहा है। दूसरा है जानवरों के लिए, द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग। अब यहाँ पे जो घोड़ा है वो जानवर है, और उसे हमें पता भी नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसने कोई कार्य किया है, तो उसमें जो सर्वनाम आएगा वो आएगा इट्स या फिर इट। तीसरा है चाइल्ड यानी बच्चे के लिए, जब हमें पता नहीं हो कि ये मेल है या फीमेल है। एग्जाम्पल है द बेबी हैज़ टॉर्न इट्स क्लोथ्स, यानी बच्चे ने अपने कपड़े फाड़ लिए, तो बेबी के लिए जो आएगा सर्वनाम वो आएगा इट्स। चौथा है किसी पहले किए गए कथन के सर्वनाम के रूप में। हमने लिखा है यू आर 18 years old, आई नो दैट। अब जो पहले कथन कहा गया है कि आप 18 वर्ष के हैं, तो इस सेंटेंस का जो पूरा सर्वनाम बनेगा वो बनेगा इट। अब पांचवा है टू बी क्रिया से पहले अस्थायी व क्षणिक प्रोविजनल एंड टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है इट इज़ ईजी टू स्लीप, यानी सोना आसान है। तो यहाँ पे क्रिया है डू या बी
ये टू यहाँ पे आया है और ये इज़ है, ये कौन सी है, बी की क्रिया है, तो इससे पहले इट का प्रयोग होगा क्योंकि ये टेम्परेरी सब्जेक्ट है। क्योंकि सोना ये हम खुद करते नहीं है, कोई व्यक्ति करता नहीं है, ये नींद आती है। छठवां है बाद में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम पर बल देने के लिए, इट इज़ यू हु इज स्ट्रॉन्ग। इसका सिंपल सा सेंटेंस है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, पर यू पर बल देने के लिए हम इट का यूज़ करके इस पर बीच में बी की फॉर्म लगा देते हैं, इट इज़ यू हु इज स्ट्रॉन्ग। सातवां है व्यक्ति से संबंधित ना हो। ऐसे शब्दों को, ऐसे जो वर्ब होती है उनको बोलेंगे इम्पर्सनल वर्ब, यानी भाववाचक क्रियाएं। इनके अनिश्चितकर्ता के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे इट रेन्स, इट स्नोज। तो जो वर्षा हमेशा किसी मानव के द्वारा नहीं की जाती है और हमें पता नहीं है कि कौन करता है, तो इससे पहले इट का यूज़ होता है और स्नो से पहले भी इट का यूज़ होता है। ऐसी वर्ब्स को बोलेंगे इम्पर्सनल वर्ब और ऐसे प्रोनाउन को बोलेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब आठवां है कि मौसम या समय के बारे में बताया गया हो। एग्जाम्पल है इसका, इट इज़ 8 o'clock, ये समय के बारे में बताया गया है। अब दूसरा लिखा है मैंने, इट इज़ समर, तो गर्मी का मौसम है, तो ये मौसम के बारे में बताया गया है। इनसे पहले इट का प्रयोग होगा। नोट लिख के हम आगे लिखते हैं कि किसी संज्ञा के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो इसका वचन लिंग पुरुष भी उसी संज्ञा का होना चाहिए। जैसे हमने विजय इज़ थीफ लिखा और इसके बाद में हमने लिखा ही स्टोल माई बैग, तो विजय चोर है, उसने मेरा बैग चुरा लिया। तो अब विजय को जब हम सर्वनाम लिखेंगे तो वह लिखेंगे, सबसे पहले इसका वचन देखेंगे, वचन है एक वचन, लिंग है वो है पुल्लिंग और जो पुरुष है वो है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में एक वचन पुल्लिंग क्या होता है, ही। तो इससे पहले इसके बाद में जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा ही। दूसरा है कि करीना इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी क्लेवर। तो करीना का जो प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा शी, क्योंकि इसका वचन है वो है एक वचन, लिंग है वो स्त्रीलिंग है और पुरुष है वो अन्य पुरुष, इसलिए यहाँ पे शी आएगा। अब लिखेंगे कि हम एक नोट बनाते हैं कि जब कोई सर्वनाम समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन के स्थान पर आए तो वह न्यूटर जेंडर में आएगा। यदि समुच्चय जो समूहवाचक संज्ञा किसकी बोधक हो, संबंध नहीं, यहाँ पे आएगा समुदाय, एक पूरे समुदाय के बोधक हो तो यह न्यूट्रल जेंडर में आएगा। जैसे आर्मी है वो पूरे समुदाय की बोधक है। आर्मी हैड टू सफ़र टेरिबल प्रिवेशन इन इट्स मार्च, यानी आर्मी ने अपने जो मार्च को जो टाइम था उसमें भयानक अभाव सहन किया है। अब इसके बाद में लिखेंगे कि जब संज्ञा पूरे समूह के व्यक्तियों का पृथक बोध कराए तो बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग होना चाहिए। अब ये ऊपर वाला था, इसमें ये आर्मी है, एक संगठन है, इस संगठन को हम तोड़ से नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे इसको तोड़ सकते हैं। जैसे जूरी है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजंस। अब जो जूरी है वो कई लोगों का समूह होता है और ये होते हैं बहुवचन, इनको पृथक पृथक रूप से हम बोध कराते हैं तो हमारे पास आता है देयर। अब द नाउन, जो नाउन है अगर मान लो दो नाउन है और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो बहुवचन आएगा। एग्जाम्पल है इसका, हरी एंड श्याम वर्क हार्ड, तो इसके आगे लिखेंगे दे विल सक्सीड इन देयर वर्क, तो दे आएगा वो आएगा, हरी और मोहन दोनों बहुवचन में आएंगे इसलिए दे आएगा और आगे देयर है वो भी इसलिए आ रहा है। दूसरा है दो एक वचन संज्ञा एंड से जुड़े हों वह दोनों संज्ञाओं से पहले ईच हो या एवरी हो तो एक वचन आएगा। अब मैंने लिखा ईच सोल्जर शुड रेस्पेक्ट देयर ड्यूटी। अब यहाँ पे हिज आएगा,
ना ही देयर आएगा, ना हर आएगा, ना इट्स आएगा, सिर्फ हिज आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, बाकी जगह रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सूटेबल हिज लग रहा है। अब इसके आगे लिखेंगे दो या अधिक सिंगुलर ईदर और नीदर नोर से जोड़े जाते हों तो सर्वनाम जो है वो एक वचन आता है। जैसे नीदर हरी नोर मोहन हैज़ कम टू हिज क्लास। तो यहाँ पे हरी और मोहन को सिर्फ एक कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले नीदर और नोर आया है, तो यहाँ पे आएगा हिज। आगे है जब एक बहुवचन संज्ञा व एक एकवचन संज्ञा और अथवा नोर से जुड़ी हों तो सर्वनाम बहुवचन में आएगा। तो यहाँ पे डॉग है और जो पपीज़ हैं वो, इनमें से जो डॉग है वो तो एकवचन है, पपीज़ हैं वो बहुवचन है। तो इनके बाद जो सर्वनाम आएगा इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला वो होगा बहुवचन। जैसे इसमें हर डॉग और पपीज़ हैं तो यहाँ पे देयर आया है। ठीक है, तो आज के टॉपिक हमारे कंप्लीट हो रहे हैं और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।